हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वेव मैकेनिकल मॉडल। कौन सा मैकेनिकल मॉडल? वेव मैकेनिकल मॉडल। तो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले, वेव मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले बोहर्स के बारे में जान लें। हमने बोहर्स के बारे में पढ़ा भी है, लेकिन मैं फिर से थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ क्यों हमें वेव मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो यदि हम बोहर्स के अकॉर्डिंग देखें, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, यही है, ठीक है। अच्छा, अब यदि न्यूक्लियस के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ये किसने बताया? बोहर साहब ने बताया। लेकिन आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या बोला था उन्होंने? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। या हमने ऐसा भी बोला था उन्होंने कि भाई पोजीशन और वेलोसिटी हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक बार में, एक टाइम में। या तो हम पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे या हम वेलोसिटी या मोमेंटम को कैलकुलेट करते थे। जैसे हम उसको लिखते थे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, जहां पे एच क्या होता था? प्लांक कांस्टेंट होता था। ये सारी बातें हमने देखी थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल क्या मॉडल है, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्चुअल क्या है, ये तो पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो इसके एक्सप्लेन के लिए, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट हो रहा है, क्या है, वो बताने के लिए वेव मैकेनिकल मॉडल आए। क्या वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, या यहीं से आपका एक नई मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। या हम इसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिक्स। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक बात तो पता ही है कि जो यदि मैटर है, कोई भी मैटर है, वो डुअल कैरेक्टर रखता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये आपके डी ब्रॉगली साहब ने बताया था, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, उसके पहले अब हम जानते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, समझते हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके आए इरविन स्क्रॉडिंजर साहब आए। उन्होंने एक इक्वेशन दी अपनी। क्या दी? उन्होंने एक इक्वेशन दी, जो ये इक्वेशन है आपका डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बताती है? ये हमें बताती है वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या बताती है? वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो लिखा हुआ है यहां पे कि स्क्रॉडिंजर डिराइव्ड एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ये क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? ये आप क्लास 12th में मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ये 3D के लिए लिखी हुई है। किसके लिए? 3 डायमेंशनली के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पे नए टर्म्स आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक्स दिख रहा होगा, वाई दिख रहा होगा, जेड दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एम दिख रहा है, ऐसे ई दिख रहा है, वी दिख रहा है, साई दिख रहा है। इनका क्या मतलब है? तो मैं इनके मतलब बता देता हूं, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे जो आपके एक्स वाई जेड हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आपके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे m क्या है? m है यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? आप लोगों को बताया था मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं पूरा। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। अब E क्या है यहाँ पे? E जो है यहाँ पे, E को बोलते हैं हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। H यहां पे क्या है? H आपका प्लांक कांस्टेंट है। क्या है H? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा,
और अब बचा आपका साई, इसको साई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साई। साई क्या है, साई आपका वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, वेव फंक्शन है। जो साई है आपका सिंपल है वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी क्या है आपकी इक्वेशन है, पूरी की पूरी इक्वेशन के टर्म्स हैं, हमें इन्हीं बातों को याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। आप जब बीएससी एमएससी करेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आप वहां पे जाके इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। अभी तो बस सिंपल आपके सिलेबस में इक्वेशन है। अब यहाँ पे आती सिग्निफिकेंस की बात, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है ना, साई का सिग्निफिकेंस, इन सब की बात आती है। तो देखो जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ साई है, ध्यान सुनना, ये क्या है, ये वेव फंक्शन के रिगार्डेड है। किससे रिगार्डेड है, वेव फंक्शन के रिगार्डेड है ना, ठीक है। जो हमें क्या बताता है, एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। जिसको एम्पलीट्यूड फंक्शन किसके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, आपके सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कौन कौन से, एक्स कोमा वाई कोमा जेड के समथिंग क्या रिप्रेजेंट है। अब देखो ध्यान सुनना, अब जो वेव फंक्शन है, यदि हम बात करें जो वेव फंक्शन साई होता है ना, वेव फंक्शन ये वैल्यू ले सकता है पॉजिटिव और निगेटिव। ध्यान सुनना, क्या ले सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि डिपेंड करता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं आपकी सारी की सारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे। यदि देखा जाए, द वेव फंक्शन मे बी रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन expressed in terms of coordinate x, y and z, and the wave function may have positive or negative values depending upon the values of coordinate। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो x, y, z हैं उन पे डिपेंड कर रही है सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। यदि साई स्क्वायर की बात की जाए तो जो साई स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। क्या होता है, साई स्क्वायर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर किस चीज का, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना को हम सिंपली उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका इंडिया है, इंडिया, और आपका पूरे इंडिया में यदि आपका घर देखा जाए तो वो क्या है, आप कहाँ पाए जाएंगे, यदि आप पूरे इंडिया में देखा जाए तो आप अपने घर में पाए जाएंगे, और इंडिया के कंपैरिजन में आपका घर देखा जाए तो वो क्या होगा, बहुत स्मॉल स्पेस होगा। कैसा होगा, बहुत स्मॉल स्पेस होगा। तो सिंपल सा यहां भी वही बात है, जिस स्मॉल स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है उसी को हम बोल रहे हैं सिंपल क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो लिखा हुआ, इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन ए स्मॉल स्पेस, ठीक है। स्पेस बोले या स्मॉल रीजन बोले, सिंपल सा उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एक बात और ध्यान रखना, यहां पे क्या होता है, सिंपल इसको हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा होती है उस स्पेस को बोलते हैं हम ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हुआ है ना। इन विच स्पेस या इन विच रीजन, इन विच स्पेस है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इज मैक्सिमम अप टू 99%, अप टू 99%, मतलब ये मान लो आप सिंपल 99% है, उस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। लिखा हुआ अभी आप देख सकते हो, द स्पेस इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज, क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल, उसको हम बोल रहे हैं। सिंपल सी हम बात करेंगे अभी ऑर्बिटल की हम बात करेंगे।
अभी बस इतना याद रखो, ऐसा स्पेस है। जैसे मैं आपको बोलूँ आप पूरे मोहल्ले में मैं आपको ढूंढा जाए तो आपका घर बहुत स्मॉल स्पेस में होगा ना, है ना। वो स्मॉल स्पेस आपके लिए क्या है, ऑर्बिटल है। क्या है, ऑर्बिटल। मतलब आपके पाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप मान लो आप यू आर ए इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो, अब यहां पे बात आती है, दूसरी बात आती है, यदि हम हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन देखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो यहां पे n क्या है, l क्या है, ये समझ लो। यदि n है यहां पे सिंपल आपका ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट या सेल बोल दो, या आपका सिंपल यहां पे एनर्जी लेवल है, क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है। अच्छा n तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। l क्या है, l यहां पे सिंपल आपका सब सेल मान लो, या आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अभी आप पढ़ोगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो आप l की वैल्यू जीरो के लिए, जो l इक्वल टू जब जीरो होगा तो s सब सेल होती है, l इक्वल टू 1 होता है तो p सब सेल होती है, l इक्वल टू 2 होता है तो d सब सेल होती है, l इक्वल टू 3 होता है तो f सब सेल होती है। ऐसे समझ सकते हो आप। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको जब भी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने हैं तो आप n माइनस एल माइनस 1 करके निकाल लेंगे। अच्छा, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, l करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं तो कैसे आते हैं, n माइनस 1, कैसे आते हैं, n माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए k सेल, n इक्वल टू 2 के लिए l सेल, n इक्वल टू 3 के लिए m सेल, सिंपल वही ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बोला जाए तो l। तो देखो यहां पे दो टर्म्स निकल के आ रहे हैं, एक नोडल प्लेन और एक नोड। वैसे मैं क्वांटम नंबर में तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं थोड़ी सी डेफिनेशन यहां पे बता देता हूं आपको कि नोडल प्लेन किसे बोलते हैं। समझ लो बस सिंपल, नोडल प्लेन हम उसे बोलते हैं ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जीरो हो। जैसे मैं आपके बात करूं, आपके घर में, आप घर में हो, आपके घर में मान लो 3 रूम है, ठीक है। आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपको दूसरे रूम में ढूंढा जाए तो वो आपके लिए दूसरा प्लेन हो गया, तो वहां पे पाने की संभावना क्या आपकी, जीरो है। तो सिंपल ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जीरो होगी तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, बोलो नोडल प्लेन बोलेंगे। मतलब लिख देता हूं मैं, इन विच प्लेन वेयर, या इन विच प्लेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, उस वहां पे जीरो होगी। सिंपल सी बात करूं, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। अच्छा, अब एक टर्म आ रहा था नोड। नोड किसे बोल रहे हैं, नोड हम उसे बोलते हैं ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या होती है, जीरो होती है। जैसे मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मुझे उस पॉइंट पे देखा जाए तो मैं वहां पे नहीं हूं, तो मेरे लिए क्या हो गया, नोड हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, नोड हो गया। आप अपने आप को इमेजिन करो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि हम ही क्या इलेक्ट्रॉन है, हम यहां पे खड़े हैं, अब हमें वहां पे ढूंढा जा रहा है, तो वो सिंपल सी बात, वो पॉइंट आपके लिए नोड हो गया। तो आई होप आपको नोड और नोडल प्लेन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अभी जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा तब मैं वहां भी आपको नोड और नोडल प्लेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्या होते हैं। लेकिन बस अब बेसिकली आप इन बातों का ध्यान रखना। अब देखो यहां पे यदि हमने वेव मैकेनिकल मॉडल देखा, हमने क्वांटम, इसी को हम क्या बोलते थे, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते थे, वेव मैकेनिक्स बोलते थे। अब हम इसी के बेसिस पे हमने साई स्क्वायर का पढ़ा, हमने साई पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ, हमने दोनों देखा। यदि साई का सिग्निफिकेंस देखें तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे क्या कर रहा था, उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही थी, है ना। और यहाँ पे साई स्क्वायर देखें, वो सिंपल स्पेस के बारे में बता रहा था जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा थी, ठीक है, ये बात पता चल गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल इसी के बेसिस पे एक ऑर्बिट होता है, क्या होता है, एक आपका ऑर्बिट होता है और एक होता है ऑर्बिटल। क्या होता है, एक होता है ऑर्बिटल। तो देखो दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ध्यान से समझना ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझने के लिए आप सिंपल समझ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रोटेट हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रोटेट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं सिंपल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है, इतना क्लियर।
अब हम बात कर सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो किस में कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, है ना। तो जो सर्कुलर पाथ है आपका, सर्कुलर पाथ है, वही क्या है आपका, ऑर्बिट है ना, यही तो है, वही आपका ऑर्बिट है। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये तो ऑर्बिट हो गया। अच्छा, तो जो ऑर्बिट सर्कुलर आपके होते हैं, जो सर्कल जो होता है, सर्कुलर पाथ रोटेट में हो रहे हैं, तो सिंपल वो किस में होते हैं, वो टू डायमेंशनली होते हैं। कैसे होते हैं, टू डायमेंशनली, ये तो आप भी जानते हो 2D होते हैं। अच्छा, ये तो चीज क्लियर हो गई। सर अभी आप ऑर्बिटल के बारे में भी बोल रहे थे, ऑर्बिटल क्या होता है, तो समझो अभी मैंने जस्ट बताया था, अब मैं आपको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू ऑर्बिटल बता रहा हूं होता क्या है। तो देखो ऑर्बिटल हम किसे बोलते हैं, इस तरीके से समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम बात करें, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। तो यहां पे एक ऐसा रीजन होगा, ऐसा रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम होगी। मतलब हम ऐसी बात बोल सकते हैं, यहां पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम बिता रहा होगा। बोलो, ऐसा रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या बिता रहा होगा, मैक्सिमम टाइम बिता रहा होगा। जैसे कोई भी है, जैसे आपके पापा कहां जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिस में कितने घंटे जाते हैं, 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन बाकी का टाइम मैक्सिमम टाइम पापा कहां बिताते हैं, घर पे। तो पापा के लिए घर क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। ऐसी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रोटेट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई स्पेस होगा, ऐसा कोई रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा होगी। उस रीजन को ही हम क्या बोल रहे थे, ऑर्बिटल बोल रहे थे, ठीक है। अब जो ऑर्बिटल होती है वो आपकी किसी भी शेप की हो सकती है, कोई भी, अभी तो मैंने सर्कुलर बनाया, मान लो इस तरीके से आ जाए, ऐसा रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपको ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट हो गई। अच्छा, ये कैसे थे, 2D थे, ये कैसे थे आपके 3 डायमेंशनली होते हैं। कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनली होते हैं। तो आई होप आपको यहां से ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पता लग गया होगा होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वांटम नंबर्स होते क्या है। पहले हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। चलो।